सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल एंड शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वाह यार, मतलब इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत, इतनी टेंशन, पर फिर भी ये दोनों के दोनों हमारे सोनल और शर्मा, ये दोनों तो मस्ती मजाक रोमांस क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए ये दोनों वैसे ही सो जाती है। पर इसके पापा, ओह माय गॉड, उन्हें तो ना नींद आ रही थी और ना ही चैन, क्योंकि चाच को तो कल क्या होने वाली है वही सब सोच सोच के तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। टेंशन के मारे उन्होंने पागल हो रही थी ना, ये सब सोच सोच के, जिस कारण उन्हें तो बिल्कुल नहीं नींद आती और उन्होंने सो भी नहीं पाती। पूरी रात ऐसे ही गुजार जाती। उन्होंने सुबह पे लेटा हुआ था, फिर उसी वक्त उनका लैंडलाइन पे कॉल आ जाती और उस कॉल की आवाज़ सुन के तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती। उन्होंने डर जाती, फिर उन्होंने तो पहले कॉल अटेंड ही नहीं करना चाहती, पर बार बार कॉल आ रहा था, जिस कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कल अटेंड करना पड़ता। बट आगे से तो किसी और का आवाज़ होती, मतलब कोई यंग लड़के की आवाज़ होती भाई, जिस पे उनकी सांसों में सांस आती। उन्होंने गहरी सांसें छोड़ी और इतने में उधर से कोई कहती, हेलो बिजनेसमैन साहब, कैसी है आप? तो उसकी आवाज़ सुन के तो सुनल के पापा एकदम से पागल की तरह हंसने लग जाती कि बिजनेसमैन, लगता है तुम गलत कह रही हो। हाँ कि मैं बिजनेसमैन थी, पर अब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हूँ। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, समझ लो। अब तो मैं एकदम से भिखारी बन चुकी हूँ, भिखारी। तो जो कहती, अरे या ऐसे तो मत बोलिए, अरे किसने कहा आप भिखारी बन चुकी हो? अरे मैं भी बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन हैं, और वैसे भी आपको तो पता है ना कि हर बिजनेस में वैसे फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है, डोंट वरी। पर इसमें इतनी सैड होने की, इतने टूट जाने की कोई बात नहीं है। अरे फिर से स्टार्ट कीजिए ना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। हाँ तो स्नल के पापा उसके पास उनके हंसते के मेरी हालत पे मजाक कर रही हो कि फिर से स्टार्ट करूँ? पर कैसे? अगर मेरी जो गाड़ी है ना, जो गाड़ी है ना, अगर मैं सब कुछ बेच दूँ ना, फिर भी उतना पैसा तो कभी नहीं आएगी जितने पैसा मुझे बिजनेस के लिए ज़रूरत है। अभी मुझे ज़रूरत है, मुझे तो अभी बहुत पैसे की नीड है, बहुत। पर इतने में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो चाहे हंसती की अरे रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, मैं आपको बहुत बड़ा कैपिटल दूँगी, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। आफ्टर ऑल आप बिजनेसमैन हैं और मैं भी तो एक बिजनेसमैन हूँ ना, इसलिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ, ज़रूर। तो यार क्या बोलूँ, पता नहीं जय की बात सुन के उन्हें कैसा फील होता, मतलब उन्होंने क्या रिएक्ट करती। उन्होंने थोड़ी देर सुस्ती और फिर ऐसे ही ना थोड़ा सा हंस देती कि मजाक करिए, मतलब उन्हें ना ऐसे ही लगती कि शायद ज़रूर किसी ने मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने भी यही कहती कि मजाक करी हो या फिर कुछ ड्रामा करी हो। तो उनकी बात सुन के जय को गुस्सा आ जाती कि नहीं, मैं कभी किसी के साथ कोई मजाक नहीं किया। मजाक ना मैं करती हूँ और ना ही मुझे कोई ड्रामा आता है। और ये जो मैं कहती हूँ, जो मैं बोलती हूँ ना, वो मैं डेफिनेटली करती हूँ, ऑफ कोर्स करती हूँ, मैं सच में करती हूँ, सच में। तो क्या बोलो यार, सुनल के पापा को तो जय की बात कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने ऐसे ना पहले तो ऐसे
सिपे पे बैठा हुआ था, उन्होंने खड़ी हो जाती और फिर कहती, मतलब मैं तुम्हारा बात कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो, बोलना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि तुम आखिर बताना क्या चाहती हो? तो चोय ऐसे हंसती कि फिर वो तो साफ है ना, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। देखिए मेरी बात सोचिए, अगर मैं आपको हेल्प ना करूँ, मदद ना करूँ, फिर मैं इतनी सुबह सुबह आपको कॉल क्यों किया? ऑफ कोर्स हेल्प करने के लिए कॉल किया ना। तो सोनल के पापा को तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता। उन्होंने कहती, हाँ मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ ना कि मतलब क्या है तुम्हारा। तो जय कहती, देखिए अभी आपकी डोरबेल बजेगी, देखिए थोड़ा आगे की तरफ नोट कीजिए ना। तो यार क्या बोलूँ, सच में उसी वक्त उनकी डोर पे वैसे ही ना डोरबेल बजने लगती। तो उन्होंने घबरा जाती कि हाँ शायद कोई आई है। तो उन्होंने ऐसे बोल कर ना आगे की तरफ जाने लगती। तो जाओ ने रुक लेती कि वेट, कहाँ जा रहा है? अगर आप वहाँ जाएंगी ना फिर तो आप सीधा जेल में चले जाएंगी। तो उन्होंने घबरा जाती कि मतलब? तो जय कहती, सामने कोई और नहीं, मेरा मतलब कि दरजा के बाहर कोई और नहीं, वहाँ पे बैंक से लोग आई है। और सिर्फ लोग नहीं, उन लोगों ने तो साथ साथ पुलिस भी लेकर आई है आपको पकड़ने के लिए। और फिर आपको पकड़ने के बाद आपकी ये घर, आपकी वो कार और आपके पास अभी भी जो भी सामान पड़ा है ना, वो सारी की सारी अलग अपनी कब्जे में कर लेगी। क्योंकि आपको याद है ना कि आप कितना बड़ा अमाउंट के कर्जा लिया था बैंक से। तो भैया क्या बोलूं, चाय की बात सुन के तो उन्हें और ज़्यादा डर आ जाती। उनकी पूरी बड़ी एकदम से कपने लग जाती। तो चाय कहती, फिर रिलैक्स, मेरी बात अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पहले मेरी बात तो सुनिए, पर थोड़ा ध्यान से। वो अगर आप आगे जाएंगे फिर तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे, और अगर मेरी बात मान के दूसरी दरजा से आप बाहर निकलेंगे फिर वहाँ पे आपको मेरी कार दिखेगी, और अगर आप उस कार में बैठेंगे तो उस कार आपको सीधा मेरे पास लेके आएंगे। और अगर आप मेरे पास आना चाहती है तो सोनल के पापा सोचती और फिर कहती, अच्छा तो तुम्हें लगता है इतनी बड़ी मुसीबत में मैं मेरे घर छोड़ के, मेरी बेटी को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी? पर क्यों मैं आऊँ? तो जो कहती, बाकी अब की मर्जी है, मुझे जो कहना था, मुझे जो बताना था वो तो मैं बता दिया। अब बिजनेसमैन हो, मुझे लगता है मेरी बात, मेरा कहने का मतलब, मेरी इशारा अब समझ ही गई होगी। क्या फेंक ही नहीं, फेंकती हूँ जो भी कहना ध्यान से सोच समझ के। तो जो तो ऐसे बोल कर कल कट कर दी थी। और अब तो वाकई सोनल के पापा की दिमाग काम कर रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं लगता है फिर मुझे फेल करना चाहती है, मदद करना चाहती है, और मुझे मदद लेना पड़ेगा मेरे बेटी के लिए। हाँ, मैं पुलिस के हाथ में ही नहीं आऊँगी। तो उन्होंने ऐसे ही सोचती। और आगे की तरफ तो उन्होंने बिल्कुल नहीं जाती। उन्होंने बस सेट पे जो दूसरी दरजा होती है ना, उसी दरजा से उन्होंने बाहर आती। और वाकई बाहर एक कार शायद उन्हीं के लिए वेट कर रहा था। पर उन्होंने आते ही ड्राइवर उनके लिए दरजा ओपन करती। उन्होंने चुपचाप उस घर में बैठ जाते और ड्राइवर उन्हें लेकर सीधा जॉय की तरफ निकाल जाती। और चौंच को तो जॉय को मालूम था, उसे पता था कि मेरी प्लान ऑफ कोर्स काम करेगी, उन्होंने ज़रूर मेरी बातों पे आएगी। और वैसा ही होता। जॉय तो अब सच में उन्हीं के लिए वेट कर रहा था। पर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ही ड्राइवर ने उन्हें लेके सीधा जॉय के पास आती। और इधर घर के अंदर
ओह माय गॉड, प्लीज़ स्टॉप। और बैंक के लोग वगैरह तो अभी भी डोरबेल बजाए जा रही थी। तो अब सोनल और शमा भी उठ जाती और दोनों ऐसे ऐसे कपड़ा वगैरह सेट करती और फ़ौरन नीचे आ जाती। तो नीचे आते डोर ओपन करती तो आगे तो लोग वगैरह होती। सोनल बहुत ज़्यादा घबरा जाते। शमा आगे आती उसे पीछे करके और शमा उन लोगों से बात करती कि भैया मैं आप लोगों से बात करती हूँ। क्या बोलो यार, वो लोग तो किसी और से बात करने की तैयारी नहीं थी कि प्लीज़ मैम हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, हम तो उनसे मिलना चाहती हूँ जिससे हमारी लेना देना है, प्लीज़ प्लीज़ आप हट जाइए और उन्हें बुलाइए। तो शमा उन्हें रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ देखिए घर पे कोई नहीं है और आप लोगों को विश्वास नहीं आता तो आप लोग ज़रूर देख सकती है, पर मैं सच कह रही हूँ घर पे कोई नहीं है। और यहाँ पे भी शमा उन लोगों से अच्छे से बात करती, उन लोगों को रिक्वेस्ट करती और फिर इन लोगों से भी शमा कुछ दिनों की टाइम ले लेती कि प्लीज़ टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा और ये भी तो आप लोगों के रूल्स के बीच में ही पड़ती है ना, प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अब वो लोग भी उसकी बातों पे आके टाइम दे दी थी और फिर वार्न करके वहाँ से चले जाती कि जस्ट 1 मंथ, इससे ज़्यादा एक दिन भी नहीं, समझी ना। तो लोग ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। इधर सुनो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि आपको कैसे पता कि पापा घर पे नहीं है। अगर वो लोग सच में चेक करती क्योंकि पापा तो अंदर ही है ना। तो शमा कहती नहीं बाबा अंकल अंदर नहीं है। तो वो कहती अंदर नहीं है मतलब फिर पापा कहाँ गए इतनी सुबह सुबह। तो शमा कहती वो कहाँ गए वो तो नहीं पता, बट मैं वो फ्रंट डोर से थोड़ा जाके ऐसे ही देख रही थी तो मैं अचानक देखा कि अंकल कहीं जा रही है कोई ब्लैक कलर की गाड़ी से। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। एक काम करती हूँ मैं कल करके देखती हूँ कि अंकल कहाँ गई है। रिलैक्स, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो वो ऐसे बोलती तो सुनल कहती ठीक है आप भी आइए, आपको भी तो फ्रेश होनी है ना। तो शमा मुस्कुराती कि आती हूँ, पता है कि मुझे भी फ्रेश होनी है पर तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। तो उसके बाद सुन के सुनल तो मुस्कुराते हुए भाग के शर्म के बारे ऊपर की तरफ चढ़ जाती क्योंकि रात में जो भी हुआ था ना इसलिए उसे थोड़ा शर्म आ रहा था ना, इसलिए वो भाग के अंदर चले जाते हैं। इधर शमा भी हंसती और फिर वो फ़ोन निकल के ना वो अंकल को कॉल करने की कोशिश करती बट उनके फ़ोन तो लग नहीं रही थी। तो सोचती कि लगता है अंकल फ़ोन छोड़ के गई है, कोई ना जो जा भी गई है ज़रूर आ जाएगी ना, इसमें डरने की क्या बात है। तो ऐसे बोलती और फिर वो भी अंदर आ जाती है ना फ्रेश होने के लिए। और इधर सुनल के पापा, ओह माय गॉड, वो तो फाइनली अब साई की आमना सामना हो रही थी। मतलब सुनल के पापा उन्होंने तो घर रोकते ही घर से नीचे उतारती और इधर हमारी जॉय वो तो एक हीरो की स्टाइल लेके अपनी गाड़ी के साथ ऐसे ही ना वहाँ टेक लगा के खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। तो अभी सुनल के पापा को ऐसे ही खुद की तरफ आते हुए देख के वो थोड़ा सा खुश हो जाते और सिर्फ थोड़ा सा किया यार, मानो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि जिसके साथ इतनी सालों से और इतनी सालों से क्या कहूँ, मतलब सारी ज़िंदगी किसी के सामने झुकाया नहीं था, ऐसे ऊपर रखा था ना उठा के, पर आप देखो उन्हीं के साथ कैसे ऐसे झुका के मेरी तरफ आ रही है। तो वो उन्हें देख के थोड़ा सा खुश हो जाती, फेक स्माइल करती और फिर वो भी उनकी तरफ जाती और जैसे ही दोनों एकदम से करीब आ जाती है ना तो जॉय थोड़ा सा हंसते हुए कहती हेलो। तो सुनल के पापा मतलब क्या कहो, उन्हें तो पता भी नहीं था भाई कि उन्होंने उस किससे बात करी है, उसी लड़के से बात करी थी भाई जिसको काफ़ी सालों पहले उन्होंने खुद अपनी हाथों से अपने पैरों से पीटा था, कितनी जलील किया था उसको, उसकी माँ को। अरे सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ
जलील ही नहीं भाई, उन्होंने तो उस माँ बेटे को अपनी गांव से भी निकाल दिया था, समाज से अलग कर दिया था। उनके साथ इतनी ज़्यादा बुरा व्यवहार, इतनी ज़्यादा अत्याचार, इतनी अन्याय किया था, पर उसी लड़के के सामने उन्होंने सर झुका के खड़ा हुआ था। फिर वही लड़का उन्हें मदद भी करने आई थी। मतलब क्या बोलूं, जो लड़का उन्हें बर्बाद भी कर चुकी थी और अब मदद भी करने आई थी, एक समझ लो दूध बन के। यार क्या बोलूं, मतलब क्या ड्रामा था, क्या एक्टिंग था हमारी जॉय की। आई डोंट नो, मतलब क्या वाकई जॉय की कोई नया ड्रामा था या फिर सच में उसे इतनी कुछ करने के बाद उसे अब थोड़ा पछतावा हो रहा था, इसलिए वो फिर से आई थी ना उन्हें मदद करने के लिए। पर जो भी होगी वो तो हमें थोड़ी देर ऐसे ही पता चलेगी ना। फिर जो आगे आता ही सुनल के पापा उसकी तरफ देखते, बट उसे थोड़ी पहचान पाती भाई। और कैसे पहचान पाती, इतनी साल पहले देखा था एकदम से बचपन में, जब उसकी उम्र 10-12 साल था। बट अब तो उसकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और काफ़ी बड़ा हो चुका था, यंग हो चुकी थी भाई, और देखने में अच्छा खासा वाकई एक बिजनेसमैन लग रहा था। इसलिए उन्होंने भी उसे ऐसे आप कह के बुला दी कि आप कौन हो। तो जो भी ऐसे ही उसके पास आती और कहती मैं कौन हूँ, अरे मैं तो आपको फ़ोन पे बताया ना कि मैं भी एक छोटी मोटी बिजनेसमैन हूँ, बट आपकी तरह उतना भी बड़ा नहीं हूँ। तो सुनल के पापा भी थोड़ा सा मुस्कुराते कि हाँ मैं भी थी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पर अब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं रहा। अब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आखिर बात क्या है? और एक बात, मेरे बारे में तुम इतनी कुछ कैसे जानती हो? मुझे तो वो भी नहीं पता। अगर हो कौन, क्या कहना चाहती हो? जिस कारण आप मुझे यहाँ पे बुलाया, आखिर काम क्या है मुझसे, वो तो साफ बता दीजिए। तो जो है उनकी थोड़ा और पास आती और जय के हाथ में जो बैग था ना वो उनकी तरफ करती कि कुछ नहीं है, बस मुझ पर थोड़ा सा दया कर दीजिए, ये पकड़ के प्लीज़। तो सुनल के पापा को तो कुछ समझ नहीं आता, तो उन्होंने कहा ये पकड़ के मतलब, पर इसमें है क्या? तो जॉय कहती घबराए मत, यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कुछ पैसा है, और यहाँ पे जो पैसा है ना उस पैसा से तो आपकी बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी जो रहेगी ना उसी से आपकी कर्जा भी मिट जाएगी, और आपके हाथ से जो भी प्रॉपर्टी छूट गया था ना वो भी वापस ले पाएगी। फिर तो आपकी सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, ना आपको घर छोड़ना पड़ेगी और नहीं प्रॉपर्टी। सारी परेशानी, सारी टेंशन एकदम से खल्लस। तो भाई साहब क्या बोलूं, सुनल के पापा तो एकदम से शॉक्ड। उन्होंने हैरान होके बस जॉय को देखने लग जाती कि मतलब वो कह क्या रही है, बोल क्या रही है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के ना वो पैसा बड़ा जो बैग था ना वो ओपन करती, तो वो माय गॉड, मतलब क्या बोलूं, सच में वहाँ पे तो काफ़ी सारा पैसा पड़ा था। उन्होंने हैरान हो जाती और फ़ौरन वो बैग कवर कर रही थी और जॉय की तरफ घूमती कि यहाँ पे तो सच में काफ़ी सारा पैसा है, पर तुम मुझे मदद क्यों करना चाहती हो? ना मैं तुम्हें जानती हूँ और नहीं तुम मुझे जानती हो, फिर क्यों इतनी सारा पैसा मुझे दे रही हो? हाँ, तो अब तो जॉय को बचपन की याद आ जाती कि वैसे ही मुझे लगा शायद आपको हेल्प की, मदद की ज़रूरत है, इसलिए। और सच को तो ऐसी सिचुएशन को, मुसीबत वक्त को मैं बहुत करीब से फील किया। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है। और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि जब हमारे पास मुसीबत आती है ना, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना,
अरे खुद को तो छोड़ो, पर जब अपनों को तकलीफ में देखती हूँ ना, अपनों को ऐसे रोते हुआ, जलील होते हुए देखती हूँ ना, तब हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या बोलो यार, चाहे तो ऐसे बोलते हुए वो एकदम से सटी हो जाती, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती, वो अपनी माँ के बारे में सोचती, वो बचपन में चले जाती, वो एकदम से रो दी थी यार। क्या बोलूँ, सोचो अगर कोई इस तरह से यंग लड़का रो दे तब दूसरों को कैसी लगती है। और अब तो पता नहीं क्यों सुनल की पापा को भी ऐसे ना उसकी वो दर्द, उसकी वो हार्डनेस थोड़ा सा फील होने लगती। उन्होंने पीछे से आके सोई की शोल्डर पे हाथ रख दी, तो जो तो गुस्से में एकदम से उनके हाथ झटक दी थी और आगे की तरफ चले जाती। तो उन्होंने ऐसे किया थी वो I'm सॉरी, तो मुझे इतनी सारी मदद किया, पर मैं तो इतने में जाए उनकी तरफ घूमती कि आपको जानना है ना मेरे बारे में, तो क्या आप जा सकती है मेरे साथ? क्या उतना हिम्मत है क्या आपके अंदर? भरोसा है क्या मुझ पे? या फिर सिर्फ दूसरों को चलिल करना आता है, प्यार नहीं? तो इतने में पता नहीं उन्हें क्या फील होती है, उन्हें क्या होती है। उन्होंने एकदम से जॉय की तरफ देखती कि हाँ ऑफ कोर्स भरोसा है, और मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम मुझे भरोसा कर सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी तुम्हारी साथ। बोलो कहाँ जाना है, मैं अभी चलूँगी तुम्हारी साथ। तो यार क्या बोलूँ, सुनल के पापा तो जय की बातों पे आ जाती, पर उनकी बात मन भी जाती यार। उन्होंने तैयार हो जाती है ना जॉय के साथ चलने के लिए, और हाँ भी कर दी थी। और जॉय भी तो ये मौका नहीं जाने देती भाई, वो जल्दी जल्दी में जाके अपनी गाड़ी की डोर ओपन करती कि फिर बैठिए मेरी कार पे और चलिए मेरी साथ। तो ऐसे बोल के अपनी ड्राइविंग सीट पे जाकर बैठ जाती। तो उन्होंने भी मतलब इतनी पैसा दे चुकी थी, इतने भरोसा, मतलब अब तो मान लो सुनल की पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा आ जाते, विश्वास आ जाती है ना। और क्यों नहीं आती भाई, इतनी ज़्यादा पैसा की बात था, इसलिए उन्होंने भी इनकार नहीं करती, मान जाती और पैसे के बैग उठा के घर में बैठ जाती और खुद की गाड़ी वहीं पे छोड़ दी थी। और जो है जल्दी जल्दी में कार स्टार्ट करती। और यार क्या बोलूँ, अब तो जॉय खुद उन्हें लेके अपनी गांव के लिए निकाल जाती। I mean, अब की गांव किया यार, उसकी तो इरादा था बस उन्हें एक बार उसकी माँ के सामने माफ़ी मंगाना था बस, और कुछ नहीं, अपनी माँ से मिलाना था ताकि वो बदला ले सके भाई। मतलब अब बचपन की दर्द, बचपन की चोट, बचपन की वो जख्म अब तक भुला नहीं था यार, क्या बोलो। और सच में खुद के अपमान हम भूल सकती हो, खुद की दर्द, खुद की हम सब कुछ भूल सकती हो, बट माँ की अपमान, माँ की वो दर्द, माँ की वो घाव, माँ की आंखों पे वो आंसू हम कभी नहीं भूल सकती भाई, कभी नहीं। हाँ वो भूल सकती है जिसको माँ से कोई प्यार नहीं है, बट जिसको प्यार है ना वो तो अपनी माँ के लिए जान भी देने को तैयार हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारी जॉय भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, वो भी तो अपनी माँ के लिए जान देने को तैयार था। वो माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी भाई, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा कि हम बता नहीं सकती कि जॉय उसकी माँ को कितनी ज़्यादा प्यार करती है, कितनी ज़्यादा। खैर वो तो उन्हें लेके अपनी गांव के लिए, अपनी माँ के पास माफ़ी मंगाने के लिए वो अपनी गांव के लिए निकाल चुकी थी। और इधर तो हमारी श्यामा ओ ऐसे ही कलकार करके परेशान हो जाती और थक जाती भाई, क्योंकि वो लाग ही नहीं रही थी, वो बार बार कल पे कल की जा रही थी। तो इतने में सोनल उनकी फ़ोन लेके नीचे आती कि क्या करिए, पापा की फ़ोन तो बंद पड़ा है ना, ये देखो रूम में पड़ा हुआ था। तो गई थी यार, शिट, मैं भी ना कितनी बड़ी डफर हूँ,
तो सुनल कहती, वो तो मैं भी जानती हूँ कि अब कितनी बड़ी डफर हो, और वैसे सिर्फ डफर नहीं, अब गधा भी हो। तो कहती, क्या मैं गधा हूँ? फिर तो मेरी जान गधी है ना? तो सुन कि क्या? हाँ देखो, ऐसे मत बोलो, मैं कोई गधी नहीं हूँ। तो कहती, क्या गधी नहीं हूँ? मैं गधा, फिर मेरे पार्टनर तो गधी होगी ना? तो ऐसे बोल के ना सुनल के हाथ खींच के उसे अपने पास ले आती और उसे घस के हकत कि मेरा सुकून। तो कहती, क्या कर रही हो? छोड़ो। तो शमी कहती, क्या कर रही हूँ? मैं तो बस मेरी जान को एक डांट लिया करती हूँ ना, मुझे ऐसे माली वाक चाहिए प्लीज़। तो कहती, क्या? अपना सच में पागल हो गई हो जी? हटो, अरे छोड़ो अरे छोड़ो ना। पर शमा से छोड़ ही नहीं रही थी। तो सुनल इतने में उसकी पैर में अपनी पैर से जोर से मार दी थी। तो शमा चिख रही थी कि आउच, ये क्या पाओ ना, क्या देखो मुझे लग गई ना। तो सुनल की क्या लग गई? देखो कहाँ लगी है? तो यार क्या बोलूं, सुनल तो ऐसे बोल के हाइपर हो जाती, परेशान हो जाती। यार बोलो ना, कहाँ लगी? दिखाओ मुझे, अरे दिखाओ ना। तो ऐसे बोल के ना वो हाइपर हो जाती, उसकी फिक्र करने लग जाती। तो शिवा मुस्कुरा देती कि कितने प्यारे है ना मेरे लिए, सच में मेरे लिए बहुत बेकार है ना तुम्हारा? बोलो। तो सुन के थी, मतलब इसका मतलब अब ड्रामा? तो कहते, हाँ अरे मुझे कहाँ लगे, मुझे तो कोई नहीं लगा, मैं तो बस ऐसे। तो सुनल कहती, देखो मैं कोई फिक्र नहीं करी थी, मुझे लगा वहाँ से मेरे पैर से लगी है ना, इसलिए जस्ट, और कुछ नहीं। तो शिमी कहती, छोटे मत बोलो, हाँ तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि मेरे लिए कितनी फिकार है। तो सुनल घूम सकती कि देखो कोई फिक्र नहीं है, एक कम कीजिए, जल्दी आया, मैं खाना लगा चुकी हूँ और फ्रेश भी हो जाइए जल्दी। तो ऐसे करके ना भाग जाती। श्यामा वो अपने बाल फेसिंग करती कि मेरी जान कितनी शर्माती है, सच में जब शर्माती है ना तो मेरी जान और क्यूट लगती है और प्यारा लगती है। तो ऐसे बोलकर ना एक फ्लाइंग किस कर देती कि क्यों करो। तो ऐसे बोलकर ना अपने बालों पे इसिंग करने लग जाती हूँ। सुनाल भी शर्मा तो वो फ़ौरन टेबल पे बैठ जाती कि जल्दी अगर खाना है तो आ जाइए, और अगर नहीं खाना फिर वहीं बैठी रहे, ओके ना? तो सुनल की अरे किसने कहा नहीं खाना? मुझे मैं वैसे ही रात में जो मेहनत किया ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं पटक से गई और पटक से आई, ओके? तो ऐसे बोलकर फ़ौरन ऊपर की तरफ भाग जाती है ना, सिर्फ फ्रेश होने के लिए। और इधर अब सुनाल भी हंसने लग जाती कि चश्मे पागल है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगी, पर चाच को तो मैं भी नहीं चाहती कि कभी सुधरे, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है इसकी पागलपन, इसकी ये प्यार, इसकी ये हरकतें, इसकी ये शरारतें। लव यू सो मच। तो भी ऐसे बोल के ना एक फ्लाइंग किस कर देती और ऐसे ही शर्मा रही होती है। यार क्या बोलूं, मतलब दोनों के अंदर तो एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार था और एक दूसरे के लिए प्यार एक दोनों ही जता भी रही थी। तो क्या बोलो, इन दोनों के बीच ऐसे ही ना प्यार का, रोमांस का सिलसिला चलते रहती है। शमा पटक से फ्रेश होके आ जाती और ये दोनों फिर से ऐसे ही शरारती करते हुए खाने लग जाती, क्योंकि अब इन दोनों को ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा था, क्योंकि शमा सब मैनेज कर चुकी थी, सबसे थोड़ा टाइम ले चुकी थी ना, इसलिए अब दोनों ही थोड़ा रिलैक्स था, उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा था। और अपनी काम भी बहुत समझ रही हो ना, मतलब अपनी काम सब कुछ हो रहा था। सो गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट ब्रो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। ओह माय गॉड, मतलब
इतने सालों के बाद चाहे खुद जिसको सज़ा देना था उन्हें खुद अपने साथ लेके अपने गांव में आ रहा था। आई डोंट नो आगे क्या होने वाली है, पर जो भी होगी शायद वो अच्छा ही होगी ना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।